नमस्कार साथियों, सम्राट कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास को लेकर, जिसमें हमने राजस्थान में मेवाड़ घराने का जो इतिहास है उसको अपन ने समझने का प्रयास किया था कुछ वीडियो के माध्यम से। इसी क्रम में आगे हमारा मेवाड़ का गोहिल वंश का जो इतिहास है उसको समझने का प्रयास करें। आज हमारा भाग 7 है। ठीक है, हम इसको समझने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम प्रतिदिन जो विभिन्न विषयों के अलग अलग बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपके सामने ऑनलाइन क्लास की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और आपसे उम्मीद है कि इस लिंक के बारे में आप भी अपने मित्रों साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि उनको भी इस लॉकडाउन की कड़ी में ये फायदा मिल सके। हमारे द्वारा जो भी ऑनलाइन क्लासें भेजी जाती है उनका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, इसके लिए आप जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे और जब तक थंब नहीं दबाओगे, जब तक आपको सूचना नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे पहला ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक मिल सके। हम बात कर रहे थे मेवाड़ में गोहिल वंश भाग 7 की। ठीक है, इसमें हम महाराणा कुंभा का जिक्र चल रहा था। ठीक है, और महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में जानने का प्रयास किया। इसी क्रम में अगला जो हमारा बिंदु आएगा वो आएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगली जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो भी महाराणा कुंभा से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में जानने का प्रयास करो। ये भी चित्तौड़ दुर्ग में है। पहली बात तो याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, इसका निर्माण जो है एक जैन व्यापारी जीजा शाह ने करवाया। कहने का मतलब है जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये चित्तौड़ जिले में है, और इसका निर्माण कराने वाला जो था जैन व्यापारी जीजा शाह था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखना। अगर इसका संबंध है तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये बात याद रखना। साथ में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आदिनाथ जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देवदी। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस इंडियन हिस्ट्री में हमारा बौद्ध धर्म जैन धर्म आएगा, तो वहां पर इन 24 जैन तीर्थंकरों की विस्तार से बात करेंगे अपन। फिलहाल अपन को यह समझना है कि जैन धर्म में जो प्रथम
तीर्थकर हुए, उनका नाम जो था वो ऋषभ देव जी था, और ऋषभ देव जी को ही हम जो है आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आदिनाथ को समर्पित है ये, ठीक है। जैन स्तंभ जो है वो आदिनाथ को समर्पित हैं। अगली अगर मैं बात करूं तो ये 7 मंजिला है। जिस प्रकार हमने विजय स्तंभ को 9 मंजिला माना, उसी तरह से ये 7 मंजिला है। और इसके बारे में अगर मैं इसके निर्माता की बात करूं तो हमने जीजा साहब को बताया है कि भाई इसने तो इसको बनवाने के लिए पूरा पैसा खर्च किया था, लेकिन इसकी जो वास्तुकार है वो जो है वो अत्रि भट्ट और इसका पुत्र महेश भट्ट, ये दोनों जो है इसके शिल्पकार या वास्तुकार हैं। ये बात अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैंने ये अत्रि भट्ट लिखा है, इसका एक दूसरा नाम याद रखना, अभिकवि। अभिकवि मेरे प्यारे साथियों, एक बार 2013 में प्रश्न आया था कि जैन कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है, और वहां पर ना तो अत्रि भट्ट का नाम दे रखा था और न ही महेश भट्ट का नाम दे रखा था, ठीक है। वहां एक शब्द अलग ही लिखा हुआ था, अभिकवि। अधिकांशतः जो कंपटीशन देने वाले बच्चे थे वो हक्का बक्का रह गए, वो परेशान हो गए, ठीक है, और इसको छोड़ करके आ गए कि ना तो अत्रि का नाम है ना महेश का नाम है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट होगा, गलत होगा, ऐसे कमेंट थे। याद रखना, ये अभिकवि नाम ही अत्रि का है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप यहां ये समझने का प्रयास करना कि अगर कुंभलगढ़ प्रशस्ति को सबसे पहले शुरू किसने किया तो बात अत्रि की आती है, ठीक है। दूसरी, अगर कुंभलगढ़ प्रशस्ति को पूरा किसने करवाया तो नाम हमेशा महेश भट्ट का आएगा। ये पूरा किया, ठीक है, ये पिता पुत्र थे, ये इसका पुत्र था, इतना याद रखना, ठीक है। अब अगर आपके सामने कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है और वहां पर अत्रि का भी नाम है और महेश का भी नाम है, तब आप कौन सा आंसर दोगे? तब अपन को हमेशा अत्रि को ही सही करना है, ठीक है। तो मैंने जिस जिस प्रकार से ये प्रश्न बनने थे वो प्रश्न मैंने सारे प्रकार से आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे अगर मैं कुंभा की बात करूं अगली, तो हमारे सामने आता है रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर है। अगर मैं स्थान की बात करूं तो ये पाली जिले में पड़ता है रणकपुर का जैन मंदिर। आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो 1444 खंबे स्तंभ बने हुए हैं, यानी कि ये मंदिर जो है ये 1444 खंभों के ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए इस रणकपुर जैन मंदिर को खंभों का या स्तंभ का मंदिर भी कहलाता है। स्तंभ का मंदिर भी कहलाता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर इसके निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण 1439 ईस्वी में हुआ, ठीक है, दोनों मिला लेना।
39 में 5 जोड़ देना, पिलरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 39 में निर्माण हुआ और 44 इसमें टोटल खंबे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यह धरणक शाह एक व्यापारी था। ठीक है, इस धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था, यह याद रखना। तो धरणक शाह ने 1439 में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये पाली जिले में पड़ता है। 44 खंभों का या स्तंभों पर यह टिका हुआ है। यहीं पर एक चौमुखा मंदिर भी है, यह भी याद रखना। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे। इस रणकपुर जैन मंदिर के बाहर एक प्रशस्ति लगी हुई है और उस प्रशस्ति का नाम है रणकपुर की प्रशस्ति। शब्द यहां आ गया है कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, तो मैंने पहले भी जिक्र किया और बताया है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा, महाराजा या शासक की यशोगान किसी पत्थर के ऊपर लिखी हुई हो, वो कहलाती है प्रशस्ति। अब इस रणकपुर प्रशस्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है बप्पा रावल से लगाकर कुंभा तक के मेवाड़ का इतिहास। यानी कि इस रणकपुर प्रशस्ति के ऊपर जो मेवाड़ में जहां से इनका बप्पा रावल का उदय हुआ और जहां इसके उत्तराधिकारी कुंभा तक है, यहां तक के जितने भी शूरवीर हुए, मेवाड़ के जितने भी राणा लोग हुए, मेवाड़ के जितने भी राजा लोग हुए, उन सारे के बारे में हमको रणकपुर प्रशस्ति से हमको जानकारी मिलती है। अगली अगर मैं बात करूं महाराणा कुंभा के बारे में, इसके जितने भी ग्रंथ हैं, इसकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी साहित्य है, उन सारी की भाषा संस्कृत है, ये याद रखना। महाराणा कुंभा के समय या फिर मेवाड़ के इतिहास में कुंभा का जहां साहित्य आता है, उसकी अधिकांशतः जो है वो भाषा हमें संस्कृत मिलती है। अगली अगर मैं बात करूं रणकपुर प्रशस्ति में हमारे जो लोक देवता हैं, जब हमारे इतिहास का कला और संस्कृति में लोक देवी देवताओं का चैप्टर आएगा तो वहां पर अपन गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गोगा जी को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गोगा जी महाराज जो है युद्ध कला में निपुण थे। ठीक है, ये बात की भी जानकारी हमको इस रणकपुर प्रशस्ति में मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति में गोगा जी लोक देवता, ठीक है, के बारे में बताया गया है कि ये जो थे ये युद्ध कौशल में या फिर धनु विद्या में प्रवीण थे। ठीक है, इनको युद्ध का ज्ञान था। यह बात मात्र एक चीज में बताई जाती है, वो रणकपुर प्रशस्ति में बताई जाती है। आगे अगर मैं स्थापत्य कला को लेकर के मैं महाराणा कुंभा की बात करूं तो महाराणा कुंभा ने इसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग, का निर्माण कराया। देखो सुनो, यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है, अचलगढ़ दुर्ग जो है वो सिरोही में है। ठीक है, ये पहले से बना हुआ था लेकिन ये पूरा टूट फूट गया था। ठीक है, इसको एक नए सिरे से बनाने का जो प्रयास है वो महाराणा कुंभा ने किया। ठीक है,
इसलिए इसमें लिखा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माता भी कुंभाई है। और जीर्णोद्वार शब्द भी आता है, तब भी ये राइट आता है। अगला अगर मैं बात करूं, बसंती दुर्ग, ये भी सिरोही में है, ये भी कुंभा नहीं बनाया। इसके बाद में अगर मैं कुंभा की बात करूं, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये राजसमंद में है, ये भी कुंभा ने बनाया। अगर मैं बात करूं कुंभ श्याम मंदिर, ये कुल 3 बनाए महाराणा कुंभा ने। कुंभ श्याम मंदिर महाराणा कुंभा ने 3 बनाए, एक बनाया चित्तौड़ में, एक बनाया कुंभलगढ़ में और एक बनाया अचलगढ़ में। ठीक है, ये 3 स्थानों पर बनाया। ठीक है, कुंभलगढ़, चित्तौड़, अचलगढ़, ये 3 स्थानों पर ये बनाया। तो कुंभ श्याम मंदिर भी कितने बनाए? 3। अगला बदनौर दुर्ग, ये पड़ता है बदनौर का दुर्ग, भीलवाड़ा। अगला आता है बैराठ दुर्ग, अंडरलाइन कर दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। बैराठ दुर्ग आते ही अधिकांशतः लड़के जयपुर उत्तर लिख करके आते हैं, जबकि जयपुर इसका आंसर गलत है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैराठ देखते ही जयपुर भरने का रहता है। ये बैराठ जयपुर वाला नहीं है, ये बैराठ है भीलवाड़ा में। ठीक है, जो बैराठ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने बैराठ दुर्ग बनाया वो भीलवाड़ा में बनाया, बदनौर दुर्ग भीलवाड़ा में बनाया। तो इस प्रकार से एक और मंदिर बनाया, लक्ष्मी मंदिर। ठीक है, ये भी महाराणा कुंभा ने बनाया और ये चित्तौड़ में बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने महाराणा कुंभा के स्थापत्य कला के बारे में जानने का प्रयास किया। आगे एक मंदिर का नाम आता है सतवीस मंदिर, जो पटवारी की परीक्षा में भी पूछा गया है और 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, सतवीस का मंदिर, ये सतवीस का मंदिर जो है चित्तौड़ दुर्ग में है। पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग में है और ये दुर्ग महाराणा कुंभा के समय बना है। ठीक है, ये समकालीन दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया है। ठीक है, नहीं पे जोर देना, नहीं करवाया है, बल्कि जिस समय महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक था, राजा था, उसी समय इस मंदिर का निर्माण किसी अन्य व्यक्ति ने कराया, इसलिए ये आता है। अब ये 2 तरह से प्रश्न बनता है। एक तो सतवीस मंदिर है कहां, तो अपन को लिखना है चित्तौड़ दुर्ग, जिला पूछे तो चित्तौड़। दूसरा दे दे महाराणा कुंभा के समकालीन था, इसलिए अपन उसमें ही पढ़ते हैं, और वहां दे दे 4 दुर्ग या 4 मंदिर दे दे और पूछ ले इनमें से नहीं है, तो हमको ये नहीं है में इसका आंसर देना, क्योंकि इसका महाराणा कुंभा के समय हुआ है, न कि महाराणा कुंभा ने इसको बनाया है। ठीक है सा, आगे अपन चलते हैं। उसके बाद आवल बावल की संधि 1452 ईस्वी में एक संधि हुई। संधि का मतलब मित्रता के लिए प्रस्ताव रखना, जोड़ मेल, दो आपस में लड़ गए हैं, टकरा गए, उनकी मित्रता की बात कहलाती है संधि। तो 1452 में एक संधि हुई। ठीक है, और वो संधि जो हुई थी वो हुई थी कुंभा और जोधा, राव जोधा, ये राव जोधा के मध्य हुई थी। जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो राव जोधा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहां इतना सा समझना, एक संधि हुई 1452 में और उस संधि का नाम था
आवल बावल की संधि, और यह संधि हुई थी सोजत में, और ये जो सोजत पड़ता है पाली में। वापस समझे, 1452 में एक संधि हुई महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, और वो संधि कहलाती है आवल बावल की संधि। ठीक है, और इस आवल बावल की संधि जहां जिस स्थान पर हुई वो स्थान पड़ता है सोजत, और ये सोजत पाली जिले में पड़ता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना। इस संधि का क्या कारण, जो मेवाड़ और मारवाड़ में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको समाप्त करना, और एक सीमा निर्धारण करना कि यहां तक का क्षेत्र मेवाड़ कहलाएगा और यहां तक का क्षेत्र जो है मारवाड़ कहलाएगा। तो इस संधि में जो है महत्वपूर्ण जो था ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण करना था। अब ये संधि करवाई किसने, तो ये याद रखना करवाने वाली थी हंसाबाई। अब आपको बताते हैं, ये हंसाबाई कुंभा की तो थी दादी और राव जोधा की थी बुआ। ठीक है, तो इनका तो दोनों तरफ ही लफड़ा, इधर ससुराल और इधर पीर। अब ससुराल और पीर के मध्य संबंध अच्छे होने ही चाहिए, इसलिए इसने ये हंसाबाई ने इस संधि को करवाई ताकि ससुराल और पीर दोनों में शांति बनी रहे, और इसमें सीमा निर्धारण कराई। क्योंकि ये कुंभा की तो बुआ थी और राव जोधा की कुंभा की जो है दादी थी और राव जोधा की बुआ थी। ठीक है साहब, आगे चलते हैं अपन। आगे एक संधि होती है, वो संधि है चंपानेर की संधि, और यह संधि होती है 1456 ईस्वी में। ये जो चंपानेर की संधि होती है ये मालवा व गुजरात, ये मालवा और गुजरात के शासक, मालवा का शासक था महमूद खिलजी और गुजरात का शासक था कुतुब शाह। मालवा और गुजरात के शासक मोहम्मद खिलजी और कुतुब शाह के मध्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, और उस सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी की बहुत ठुकाई की थी इस कुंभा ने, जबरदस्त पीटा था। इसका बदला लेना चाहता था, और बदला लेना चाहता था इसलिए इसने मालवा और गुजरात दोनों मिलकर के कुंभा को अब हराना चाहते थे, इस कुंभा को पराजित करना चाहते थे। इसलिए ये संधि किसके खिलाफ हुई? तो मेवाड़ के खिलाफ ये संधि हुई, और मेवाड़ का शासक कौन था? कुंभा था। समझ में आ गई? ठीक है, अब होता क्या इस संधि के तहत? इसी संधि के तहत एक युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है बदनोर का युद्ध। ठीक है, यहां पर मालवा का शासक और गुजरात का शासक एक हो जाते हैं, और दोनों एक होकर के लड़ाई करते हैं कुंभा के खिलाफ, और उस लड़ाई का नाम था बदनोर का युद्ध। जो युद्ध हुआ बदनोर का युद्ध, यह युद्ध होता है 1457 ईस्वी में। किसके मध्य होता है? कुंभा वर्सेज खिलजी, और खिलजी में भी फर्स्ट, और इसका साथ रहता है
कुतुबुसा। ठीक है, रीजन होता है कुंभा की जीत। हार कौन जाता है? ये दोनों, ये हार जाते हैं। दोनों संयुक्त रूप से बदनौर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इस युद्ध में भी कुंभा जीत होती है और ये दोनों हार जाते हैं एक बार फिर से। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, महाराणा कुंभा के एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। पुत्री रमाबाई। इस रमाबाई को वागेश्वरी भी कहते हैं, वागेश्वरी। और ये संगीत में निपुण थी। संगीतज्ञ थी। वागेश्वर प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और ये महिला थी, इसलिए इसको वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, इसको वागेश्वरी उपनाम से जाना जाता है और ये संगीत में महत्वपूर्ण थी। वीणा वादक थी ये, इसको वीणा बजाने का बहुत शौक था। ठीक है, इसके बारे में भी अपन ने जानने का प्रयास किया। अब आगे जो आता है वो आता है महाराणा कुंभा के बाद इसका पुत्र, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है और उसका शासक जो है वो बनता है उदा, राणा। ठीक है, इस राणा उदा के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। दो बातें याद रखना, ये मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। मेवाड़ का पितृहंता। पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला। क्यों? कि उदा ने अपने पिता, कौन थे इसके पिता? कुंभा। इस कुंभा जी की इसने हत्या की और मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, इसलिए ये उदा जो है मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। ज्यादा समय तक ये शासन नहीं करता है, कर्म इसने खोटे किए, इसलिए भगवान ने इसको फल दे दिया। इसके ऊपर बिजली गिर गई, बिजली गिर गई और मृत्यु हो गई। बस इतना सही इसका रोल है। मेवाड़ की गद्दी पर कुंभा को मार करके उदा शासक बनता है और उदा पितृहंता कहलाता है। मेवाड़ का प्रथम पिता, अपने पिता की हत्या करके ये शासक बनता है। गलत काम किए, खोटे काम किए, उसका नतीजा ये मिला कि इसके ऊपर बिजली गिर गई, आकाश से बिजली गिर गई और आकाश से बिजली गिरने के कारण इसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो कुंभा का दूसरा पुत्र है राणा रणमल, वो जो है मेवाड़ का अगला शासक बनता है, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद।